नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड इतिहास से जुड़े हुए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी से जुड़ी सभी वैकेंसीज के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत डिटेल में आपको उत्तराखंड का इतिहास अभी नहीं पढ़ाने वाला हूं। आज के इस टॉपिक में आपको उत्तराखंड का इतिहास क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाएगा कि उत्तराखंड का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और हम आज जिस उत्तराखंड को पढ़ते हैं वहाँ हम कैसे पहुँचे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का पहली बार जो उल्लेख हुआ था वो कहाँ हुआ था और किस नाम से उल्लेख हुआ था। तो उत्तराखंड का पहली बार जो उल्लेख हुआ वो ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है और ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए वर्णन हुआ है, देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा गया है। इसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये सब आपको जब हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड का उल्लेख उत्तर कुरुक्षेत्र नाम से हुआ है। उत्तर कुरुक्षेत्र उत्तराखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। स्कंद पुराण में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के दो नामों का वर्णन किया गया है, एक कुमाऊं के लिए और एक गढ़वाल के लिए। तो उत्तराखंड के लिए कुमाऊं का जो नाम है वो मानस खंड एवं गढ़वाल का वर्णन केदार खंड नाम से किया गया है। तो ऋग्वेद से शुरू होकर ऐत्रेय ब्राह्मण, स्कंद पुराण और कई जगह पर खसदेश और ब्रह्मपुर भी उत्तराखंड के लिए वर्णित किया गया है। हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें तो इन सब में खसदेश, ब्रह्मपुर की भी बात की गई है। बौद्ध ग्रंथ में जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड का जो वर्णन किया गया है वो हिमवंत के रूप में वर्णन किया गया है। तो हिमवंत, इसका मतलब है कि उत्तराखंड का जो इतिहास मिलता है वो ऋग्वेद से लेकर, बौद्ध ग्रंथ से लेकर और वर्तमान में जो इतिहास मिल रहा है, ये सब किस तरह से हम लोगों को मिलता है, कैसे हम लोग समझ रहे हैं कि ये सब चीजें हैं, ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। उत्तराखंड के इतिहास को हम लोग पुराने इतिहास की अगर हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रो हिस्टोरिक पीरियड, प्राक ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल और प्रो हिस्टोरिकल दोनों ईस्वी पूर्व से पहले के काल हैं और इनके बारे में जो हमें वर्णन मिलता है, कैसे मिलता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जो हमें पता चलता है उत्तराखंड के बारे में, वो पाषाणकालीन उपकरणों से पता चलता है। पैलियोलिथिक इंस्ट्रूमेंट्स, पैलियोलिथिक इंस्ट्रूमेंट्स जो थे ये सबसे पहले जो मिलते हैं उत्तराखंड में, कालसी में, डांग श्रीनगर में है, कुमाऊं के कुछ क्षेत्र में एवं नैनीताल में। कुमाऊं में रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा एवं खोटानी नाला
ये नैनीताल में। तो इन जगहों से हमें अवशेष मिलते हैं कुछ पाषाणकालीन उपकरणों के, पैलेलिथिक जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि उत्तराखंड की प्राग ऐतिहासिक काल में जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमें पता चलता है वो सबसे पहली बार लखू उडियार कुमाऊं में अल्मोड़ा से हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ धातुओं का ज्ञान हम लोगों को होता है, लाइक कप मार्क्स। कप मार्क्स मीन्स गोल गड्ढे हैं ये, एवं धातु ज्ञान। लखू उडियार के बारे में सबसे पहले जो पता चला था, इट वॉज इन 1856, 1856 में लखू उडियार के बारे में पता चला। और यहाँ पर ओखलियाँ, जिसको आज गढ़वाल में ओखली, आप लोगों को पता होगा, ओखलियाँ गड्ढे हैं, गोल गड्ढे जिसमें धान की कुटाई होती है। ओखलियाँ मिली थी 1856 में अल्मोड़ा के देवीधुरा से। बहुत इंपॉर्टेंट है देवीधुरा, देवीधुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम हिस्ट्री को इस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रो हिस्टोरिक पीरियड। अब अगर हम बात करें कि इसके बाद जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो राजनीति है, उत्तराखंड की जो राजनीतिक इतिहास है, वो कहाँ से शुरू होता है, किस तरह से शुरू होते होते हम लोग चंदवंश, परमार वंश, चंदवंश परमार वंश के बाद गोरखा आक्रमण, गोरखा आक्रमण के बाद अंग्रेजों का शासन, टिहरी रियासत का अलग होना और आपका अंग्रेजों का शासन होना, और फाइनली स्वतंत्रता के बाद का उत्तराखंड। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री देखेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग शुरू करेंगे महाजनपद काल से। महाजनपद काल में उल्लेख है उत्तराखंड का। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल, मौर्य काल के बाद गुप्त काल, कुणिंद। कुणिंद का वर्णन इससे पहले यहां भी मिलता है। कुणिंद साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद थोड़ा सा अध्ययन करते हैं गौरव वंश। गौरव वंश के बाद कार्तिकेयपुर, कई जगह कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश को एक जैसा बताया गया, जो कि नहीं है। कार्तिकेयपुर वंश के बाद कत्यूरी वंश, और यहां से थोड़ा थोड़ा विभाजन होते हुए कत्यूरी वंश के बाद कुमाऊं में चंदवंश, और कार्तिकेयपुर के बाद गढ़वाल में परमार अथवा पवार वंश। और भी छोटे छोटे वंश हम लोग पढ़ सकते हैं। सुंग वंश का शासन रहा, नाग वंश का शासन रहा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग जिस कंपटीशन के लिए ये वीडियो आप लोगों को मिल रही है, उस कंपटीशन में हमें इतना डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि महाजनपद काल, महाजनपद में कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशला। ये आपको जब हिस्ट्री होगी तो हिस्ट्री में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। 16 महाजनपद। 16 महाजनपद कार्य के बाद
मौर्य काल का जो उत्तराखंड में शासन रहा, वो कैसे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में शासन रहा, कितना रहा, इसका कोई साक्ष्य पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। गुप्त काल का रहा कितना रहा, इसका भी कोई पूर्ण साक्ष्य से नहीं मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है, बट मूल रूप से गुप्त काल का भी हमारे पास पूर्ण रूप से वर्णन नहीं है। कुणिंद शासन के बारे में कई पुस्तक में लिखा गया है, कई जगह इसका डिटेल वर्णन किया गया है। कुणिंद शासन कैसे हुआ था, कुणिंद का पहला जो ऐतिहासिक राजवंश जाना जाता है कुणिंद है। हर्षवर्धन साम्राज्य के बाद गौरव वंश, और मेन जो उत्तराखंड का इतिहास हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो कार्तिकेयपुर राजवंश से लेकर कत्यूरी वंश, चंद वंश, परमार वंश तक हम लोग इसको कवर करते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब महाजनपद काल में उत्तराखंड को 4 नाम मिलते हैं। कलकूट नाम से भी जाना जाता है, कुलून। इससे पता चलता है कि महाजनपद काल में भी उस समय अनेक शक्तियां थी। उन अनेक शक्तियों में सबसे शक्तिशाली कुणिंद ने उत्तराखंड पर शासन किया। रंकू, कत्री, ये सभी नाम उत्तराखंड के लिए महाजनपद काल में मिलते हैं। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल 325 ईस्वी पूर्व से 189 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें मुख्य रूप से अशोक शिलालेख जो कि कालसी से प्राप्त हुआ, अशोकावदान एवं मुद्रा राक्षस, इन सब से पता चलता है कि मौर्य काल ने उत्तराखंड पे शासन किया। कुणिंद जो थे, कुणिंद का वर्णन महाभारत, रामायण, मार्कंडेय में मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि कुणिंद साम्राज्य सतलज नदी से गंगा नदी तक विस्तृत था। इसके बारे में हम दोबारा और पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बाद। गुप्त साम्राज्य का जो वर्णन है, उत्तराखंड में गुप्त साम्राज्य, इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति लेख से एवं राजेश्वर की काव्य मीमांसा में उल्लेख है कि गुप्त साम्राज्य का भी उत्तराखंड पे कुछ न कुछ साम्राज्य रहा होगा। अब मेन पॉइंट जो आता है, हम कुणिंद की बात करते हैं। कुणिंदों ने यहां पर शासन किया। कुणिंद के जो राजा थे, कुणिंद के जो मुख्य राजा थे, विषदेव, अग्रराज, धनभूति और सबसे इंपॉर्टेंट अमोघ भूति। जब मैं आपको, अब हम आगे आने वाले वीडियो में इसको अलग से पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, तो जब हम कुणिंद के बारे में पढ़ेंगे तो आपको विषदेव, अग्रराज, धनभूति सबके क्या राजनीतिक विशेषताएं रही हैं, इनके टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या इनका इकोनॉमिकल स्टेटस था, किस तरह से सिक्के प्रचलन में आए। क्योंकि अमोघ भूति को जब हम स्टडी करते हैं तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा सिक्के जो प्रचलित थे वो अमोघ भूति के टाइम पर, जो कि रजत और तांबे के सिक्के हुआ करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसको आप लोगों को बता दूंगा कि अमोघ भूति किसके टाइम पर रजत व तांबे के सिक्के हुए थे
अमोघ भूति। और इन सिक्कों पर क्या लिखवाया गया था? इन पर फोटो होती थी नारी की, मृग की या स्वास्तिक की। इन सिक्कों का सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। कुनिंद को स्टडी करने के बाद, जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुनिंद साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद थोड़ा सा पौरव वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत कम जगह आपको इसके बारे में मिलेगा, बहुत कम जगह, बहुत कम लोग इसके बारे में बताते भी हैं। पौरव वंश की जो राजधानी थी, पौरव वंश का जो उल्लेख मिलता है ये 1915 में तालेश्वर के तालेश्वर एक स्थान है, तालेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है। तालेश्वर के शिलालेख से वर्णन मिलता है कि पौरव वंश का शासन उत्तराखंड में था। तो पौरव वंश का शासन जो उत्तराखंड में था यह हमें कहां से मिलता है? 1915 के तालेश्वर अल्मोड़ा शिलालेख से। इनकी राजधानी कहां थी? राजधानी ब्रह्मपुर थी। ब्रह्मपुर, मैंने आपसे बताया कई जगह इसका वर्णन भी किया गया है। ब्रह्मपुर इसकी राजधानी थी। मुख्य राजा इसके द्युतिवर्मन एवं विष्णुवर्मन। वेनसांग भी इस समय यहां आए। वेनसांग के टाइम पे उत्तराखंड का जो उल्लेख किया गया, उत्तराखंड का नाम वेनसांग द्वारा, चीनी यात्री वेनसांग द्वारा उत्तराखंड को नाम दिया गया पो लो की मो यू लो। ये उत्तराखंड का नाम था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पोलो कीमो यूलो किसने नाम दिया था? तो ये नाम वेनसांग द्वारा दिया गया था। अब पौरव वंश के बाद हम जो पढ़ते हैं वो है कार्तिकेयपुर राजवंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मैंने आपसे बताया पौरव वंश, पौरव वंश के बाद आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कार्तिकेयपुर राजवंश जो है आधुनिक इतिहास जो उत्तराखंड का है कार्तिकेयपुर राजवंश से माना जाता है। इसको डीप स्टडी के लिए हम अपना एक पूरा लेक्चर देंगे आप लोगों को। कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश जो है इसका लगभग 700 ईस्वी पूर्व, कई जगह 730 भी है, कई जगह 700 ईस्वी पूर्व भी है, से लेकर 700 ईस्वी से लेकर 1040 से 1050 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राजवंश का अध्ययन हम लोग करते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी, जब कुनिंद शासन खत्म हुआ तो छोटे छोटे राज्य आए थे। छोटे छोटे राज्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट था पौरव वंश, वो मैंने आपको बताया। पौरव वंश के बाद बहुत छोटे छोटे पार्ट में पूरा उत्तराखंड बिखर चुका था। सब लोगों को मिलाकर कार्तिकेयपुर राजवंश ने अपने राज्य की स्थापना की और प्रारंभिक राजधानी इसकी जो रही है इसके बारे में मतभेद है, परंतु हम लोग, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो प्रारंभिक राजधानी इसकी जोशीमठ के पास राजधानी थी। परंतु यह माना जाता है कि जोशीमठ के पास राजधानी होने के बाद उसी समय परमार वंश का भी साम्राज्य विस्तार होने लगा। और परमार वंश के साम्राज्य विस्तार के कारण, जो कि गढ़वाल में था, कार्तिकेयपुर ने अपने राजधानी को परिवर्तित किया। कहां परिवर्तित किया? बैद्यनाथ।
जो कि अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के बीच में है। अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के बीच में बैद्यनाथ में इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। इनकी राजधानी स्थानांतरित होने के बाद कार्तिकेयपुर के बाद कत्यूरी राजवंश जो बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, और फिर अंत में चंद वंश की स्थापना हुई जिन्होंने कुमाऊं पर शासन किया। यहां से परमार वंश जो गढ़वाल पर शासन कर रहा था, इसके बारे में हमको चांदपुरगढ़ शिलालेख से पता चलता है। चांदपुरगढ़ शिलालेख से पता चलता है परमार वंश के बारे में। कौन इसके राजा थे, किसने कितने समय शासन किया, फिर क्या हुआ, चंद वंश फाइनली 1790 तक कैसे काम किया, परमार वंश ने 1790 तक कैसे काम किया, जब गोरखा का आक्रमण हुआ उस समय क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कत्यूरी राजवंश के समय 1191 में अशोक चल ने आक्रमण किया था कत्यूरी राजवंश के समय में। यहां हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले राजा बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। राजा, इसके जो मेन राजा थे बसंत देव के बाद निम्बर देव, इन सब के बारे में और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परमार वंश के बारे में हम जब बात करेंगे तो परमार वंश गढ़वाल के लिए एक अलग वंश था। परमार वंश का जो स्थापना मानी जाती है राजा कनकपाल से। फर्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। चंद वंश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो राजा सोमचंद से स्टार्ट करेंगे। 1790 में महेंद्र चंद के समय गोरखाओं का आक्रमण हुआ था और गढ़वाल पर उस समय प्रद्युमन शाह का शासन था। तो अब हमको आगे जो हम वीडियो आपको बताने वाले हैं उन वीडियो में आपको बताया जाएगा कार्तिकेय राजवंश, जिसमें बसंत देव, निम्बर देव, कत्यूरी राजवंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश की कई विशेषता रही हैं। इसी समय में शंकराचार्य जी ने उत्तराखंड में आकर बद्रीनाथ और केदारनाथ का जीर्णोद्धार कराया था। उस समय कार्तिकेयपुर राजवंश ही उत्तराखंड पे शासन करता था। परमार वंश के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कनकपाल से लेकर, पहले राजा कनकपाल से लेकर 1790 में प्रद्युमन शाह तक हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। चंद वंश में सोमचंद से लेकर और महेंद्र चंद तक हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो इसके साथ हम लोग अपना पूरा उत्तराखंड को कवर करेंगे आने वाले 3 से 4 वीडियो में। अभी आप लोगों के लिए 2 दिन के अंदर 50 से 60 क्वेश्चंस की एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आने वाली है। हफ्ते में 2 दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसको आप लाइव यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं और हमारे चैनल से भी आप लोग जा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।